डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और हमारे सिलेबस में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम क्यों पढ़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसके क्या यूजेस हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो भी आपके पास कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर इलिसिडेशन में इसका यूज़ होता है। इसके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है वो लेबोरेटरी में हम जनरली ये करते हैं कि आपको लैब में कोई कंपाउंड दे देते हैं और कहते हैं कि इसको बताइए ये कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है। आप पूरे अभी भी हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। आप उसमें पूरी लेबोरेटरी में 2 घंटे लगे रहते हैं और फिर इसको पता करते हैं क्या कंपाउंड हो सकता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी स्ट्रक्चर के इलिसिडेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसका जो बेनिफिट है, यूजेस है, दैट इज़ इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक। मीन्स आपको इतना टाइम नहीं लगता है जितना लैब में आप लगे रहते हैं और आपको नहीं पता चलता है या कई बार सही गलत कुछ भी रिज़ल्ट आता है तो, और उसमें भी टाइम बहुत लगता है। तो इसमें तो जैसे आप मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे लेना है तो हम डायरेक्ट उसको एक्सरे मशीन में जाते हैं और उसमें क्लिक करते हैं, हमको एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म मिल जाती है जिस पे कि आपका एक्सरे क्लिक होके आ जाता है, एक फ़ोटोग्राफ आ जाता है। लाइकवाइज हम एक सैंपल ट्यूब होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में और उस सैंपल ट्यूब में हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल कर देते हैं, रेज डालते हैं और एक क्लिक करते हैं। जैसे ही उस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेज डालते हैं हमको उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाता है। मीन्स इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। मीन्स जो हम कंपाउंड होगा केवल ये उसी के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर मिल जाए या उसमें कहीं एरर हो जाए, इस तरह का नहीं है। तो बहुत सेंसिटिव टेक्निक है। केमिकल रिक्वायर्ड अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर इलिसिडेशन में हमको पूरी की पूरी लेबोरेटरी चाहिए। पर यहाँ पर जो केमिकल चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए इन द सेंस बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है, पर यहाँ पर जो केमिकल हमें चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, उसके नाम पर केवल हमें एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम उस कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसको और वो भी बहुत कम अमाउंट में 0.5 cc के करीब सॉल्वेंट चाहिए होता है और कंपाउंड 5 to 20 मिलीग्राम। तो इतने से कम सॉल्वेंट में हम उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं और बाकी कोई उसमें रिएजेंट या केमिकल कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये ज़रूर है कि इस सॉल्वेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक जो सॉल्वेंट है इट शुड नॉट हैव प्रोटोन्स इसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम एनएमआर में पीएमआर पढ़ रहे हैं तो पीएमआर में प्रोटोन्स को ही स्टडी कर रहे हैं। अगर सॉल्वेंट में भी प्रोटोन हुए तो वो हमें बहुत ज़्यादा सिग्नल या उसका वो इंटरेक्ट करेंगे या उनका हमें सिग्नल ज़्यादा मिलेगा और हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका जो सॉल्वेंट है इट शुड बी इनर्ट, इसको किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो इट शुड बी प्रोटोन फ्री, इसमें प्रोटोन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इनर्ट। दूसरा, ये नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रहा है तो उसमें पोलरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको सैंपल ट्यूब में डालें और वो बॉयल होने लग जाए या उसका कोई इफ़ेक्ट पड़े तो एवापरेट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसकी ड्यूट्रिएटेड फॉर्म जो है ड्यूट्रिएटेड क्लोरोफॉर्म CDCl3, ये जनरली हम यूज़ करते हैं जिसमें कोई प्रोटोन नहीं है। प्रोटोन का सब्स्टिट्यूशन हमने ड्यूटेरियम से करवा दिया है। तो ड्यूट्रिएटेड क्लोरोफॉर्म हम यूज़ करते हैं जो कि इनर्ट है, नॉन पोलर है और बहुत चीप भी है, इसमें प्रोटोन भी प्रेजेंट नहीं है। तो केमिकल के नाम पर केवल हमें एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। और इसका बेनिफिट है कि जो हमारा कंपाउंड है जिसको हमें स्टडी करना है, जिसका स्ट्रक्चर पता करना है, वो 5 to 20 मिलीग्राम, मतलब बहुत कम, इवन ट्रेसेस में भी होता है तो भी हम उसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सैंपल ट्यूब में इस सॉल्वेंट में हमने कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लिया और उसमें फिल कर दिया। तो हमें कंपाउंड का जो अमाउंट है, सब्सटेंस का अमाउंट है, वो बहुत कम चाहिए होता है
और सबसे बड़ी बात कि जब हम इसका स्ट्रक्चर या इसका स्पेक्ट्रम ले लेते हैं उसके बाद हम इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा सब्सटेंस ख़त्म नहीं होता, यूज़ नहीं होता है, वो वेस्ट नहीं होता है, वो एज़ इट इज़ हमें वापस मिल जाता है। मीन सॉल्वेंट से अगर हम उसको रिकलेक्ट कर लें तो हमें एज़ इट इज़ वो वापस मिल जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में आप लैब में गए, बहुत सारे हमको रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, पूरी लेबोरेटरी चाहिए होती है, सब्सटेंस भी आपको इतना सारा हम लैब में देते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि मैम वो तो ख़त्म हो गया, हमें और दे दीजिए, अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाला है या अभी उसका कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस मेथड में बहुत कम अमाउंट में सब्सटेंस चाहिए एंड दैट आल्सो कैन बी रिकलेक्टेड। और सबसे बड़ी बात कि ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें कंपाउंड का जो भी स्पेक्ट्रम आता है दैट इज़ वेरी रिलायबल। जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, अगर हमको उसको एनालाइज ठीक करना आता है, उसका एनालिसिस अगर हम कर सकते हैं, तो दिस टेक्निक इज़ वेरी रिलायबल। हमको स्ट्रक्चर का इलुसिडेशन करने में बहुत ईजी होता है, सही हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। अब एक ब्रीफ में हम आपको बताएं कि NMR स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। इसमें देखिए, एक ये सैम्पल ट्यूब होती है, करीब 5 mm OD ग्लास की बनी हुई होती है। इसमें हम 5 से 10 मिलीग्राम तक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में 0.5 cc सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके सब्सटेंस बन लाते हैं। ये OD ग्लास की ये सैम्पल ट्यूब है। इसको हम एक सैम्पल प्रोब होता है ये वाला, जिसमें कि हम इसको स्टैंड टाइप का उसमें इसको रख देते हैं, एक ऐसे बना हुआ होता है, उसमें इस सैम्पल ट्यूब को डाल देते हैं। इसी में 2 ये बड़े बड़े से मैग्नेट होते हैं। मीन्स एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा है जिसको कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको स्टडी करते हैं। मतलब अपने सैंपल को या कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके तब हम इसमें इसको देखते हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है हायर स्ट्रेंथ का होता है, जितना उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही प्रिसाइज या उसकी क्लैरिटी स्पेक्ट्रम की ज़्यादा होगी। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ उसको P0 से हम डिनोट करते हैं, वो 30 to 4000 गॉस का होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर लगभग का अगर मैग्नेट है तो वो 4000 गॉस उसकी स्ट्रेंथ होती है। 30 सेंटीमीटर का अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड एक होता है, उसको हम यूज़ करने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करने के लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड स्वीप करने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर भी यूज़, मतलब उसको हमने यूज़ किया स्वीप जनरेटर से इसको। और दूसरा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है जो कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो वेव्स जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को इसमें सोर्स से हम डालते हैं, और उसका एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। रिसीवर जो है वो रिकॉर्डर में जाता है, या जो रिसीव करके उसको रिकॉर्डर में चेंज कर देता है, या यूँ कहें कि डिटेक्ट कर लेता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल जो होती है ये उसको सिग्नल्स को रिसीव करके और इसके परपेंडिकुलर, सोर्स के परपेंडिकुलर, जैसे सोर्स जो है लाइट का उसके परपेंडिकुलर ये कॉइल होती है, तो इसको हम सैम्पल ट्यूब के अराउंड ये होती है। यहाँ से हमको सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कि RF रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर उस सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है, और ये सिग्नल्स को रिसीव करके रिकॉर्डर में आ जाते हैं, और इस तरह से हमको एक NMR स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से NMR स्पेक्ट्रोमीटर में सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स डालते हैं, और ये स्वीप मेथड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को या रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करके, स्वीप मतलब कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको चेंज करते हुए डालते हैं। तो जो ट्रांसमिट होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी वो एक रिसीवर होता है, उसमें रिसीव होके और रिकॉर्ड हो जाती है, और ये रिकॉर्डर फिर हमको एक ग्राफ प्रोड्यूस कर देता है रिकॉर्ड करके, और हमको एक जनरली जो कैथोड रे ऑसिलोग्राफ है रिकॉर्डर यूज़ करते हैं हम। तो इस ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन करते हैं।
अब इसको पढ़ने के लिए हमने लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि मेन दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो हमारा सैंपल जो कंपाउंड है वो, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम ब्रीफ में पहले ये जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या। और ये शॉर्ट में हमने आपको बताया भी था कि सन से जैसे रेज आती हैं, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इट इज़ अ बीम या स्ट्रीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल। ये हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया था। तो ये जो बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनका ड्यूअल नेचर होता है। ये पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है, या पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है, दोनों पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अगर हम पार्टिकल नेचर को स्टडी करें तो ये यूँ कहें कि ये एक फोटोन के फॉर्म में या पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिसकी एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। या एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो जो एनर्जेटिक पार्टिकल है या फोटोन है वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, कितनी तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा उसका मूवमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। एंड दिस इज़ इक्वल टू, एनर्जी इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट और एच न्यू को हम फोटोन्स कहते हैं। ये एक क्वांटम जो है उसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है क्वांटम में, कि उसको हम फोटोन के फॉर्म में मेज़र करते हैं। दूसरा, इसका अगर हम वेव नेचर को स्टडी करें तो ये इसमें ऑसिलेशंस होते हैं। इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रम्प्स बनते हैं, वेव के फॉर्म में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनमें ऑसिलेशंस होते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। जो तरंग दैर्ध्य है वो इसके फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसको हम इक्वल करें तो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इज़ इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब जितनी भी वेव्स निकल रही हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है c इज इक्वल टू 2.99 या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लाइकवाइज जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.6 × 10⁻−34 जूल पर सेकेंड। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू है। इसका मतलब कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, जहाँ एनर्जी h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। और वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सपोज सन एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उससे जितने भी पार्टिकल वेव के फॉर्म में मूव करते हैं, हम कहें कि उस सोर्स में या सन में बहुत सारे एनर्जी के, डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल होते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है और ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब वो पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब एच न्यू ही लेंगे, एच न्यू ही देंगे। तो जो भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। लाइक आप क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, या मान लीजिए किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, या कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, कोई थोड़ा लो एनर्जी का है। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको अपनी सुविधा के लिए क्लासीफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, या यूँ कहें अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है ये, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस स्पेक्ट्रम में अगर हम मतलब कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, और हमने कुछ एक ग्रुप बना दिए कि इस एनर्जी के जो पार्टिकल होंगे या जो रेज होंगी वो कॉस्मिक रेज कहलाएंगी, उससे कम एनर्जी की जो रेज हो जाएंगी वो गामा रेज कहलाएंगी, उससे भी कम एनर्जी की जो रेज होंगी वो एक्स रेज कहलाएंगी। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी और यू कैन से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो हाईएस्ट एनर्जी का है उसको कॉस्मिक रेज कहेंगे, देन गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट में जो बहुत कम एनर्जी की हैं दीज आर रेडियो वेव्स। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।